क्योंकि ये जो पद्मश्री है, इसकी नींव का पहला पत्थर मेरा रंग ने रखा था। अरे बहुत शुक्रिया। ठीक। देखिए, एक व्यक्ति का जीवन बदलने में बरसों लग जाता है, और 400 अगर स्टूडेंट है, मैं तो अभी सिर्फ 15 लोगों से 20 लोगों से मेरी बातचीत हुई है डायरेक्ट। उसके बाल मन में जो छवि बनेगी कि आज एक पत्ता निकल रहा है, कल 2 पत्ता निकल रहा है, परसों वो मेरी हाइट से बड़ा हो गया पौधा, वो कितना सुखद क्षण होगा उसके लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शालिनी शेनेत और आप देख रहे हैं मेरा रंग। आज हम बहुत ही स्पेशल व्यक्ति से मिलने आए हैं, अजय मंडावी जी से। और अजय जी का बचपन बड़ा अभाव में बीता है, जैसा कि मैंने पढ़ा है, और बचपन से ही कलाकार रहे हैं और आज इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। तो हम इनसे बात करने आए हैं कि किस तरह बचपन में शुरू हुआ कला और अब किस तरह जेल में जो लोग कैदी हैं, जो अपराध के जुर्म में बंद हैं, उनके लिए काम करते हैं और किस तरह उनका जीवन बहुत सुंदर बनाते जा रहे हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दे दे के, सिखा सिखा के। मतलब बंदूक की जगह पे इन्होंने उनको हथौड़े, छीनी हथौड़े पकड़ा के और एक से बढ़ के एक कला सिखाया और वो लोग अपना जीवन बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मंडावी जी से बात करेंगे कि किस तरह इसकी शुरुआत हुई। और सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई कि आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो हम आपसे शुरू करते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा कि आप बचपन बड़ा अभाव में बीता और आपने जो है उसी समय अपने खेलने के खिलौने खुद बनाते थे। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि कैसा रहा बचपन, परिवेश कैसा रहा आपका? अभाव में ही कुछ नया सृजन होता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ मिल जाएगा आपको तो आप सृजन नहीं कर सकते। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे पास रेडीमेड खिलौने नहीं थे। अगर वो होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ठीक है। तो वो उन खिलौनों को बनाना, खेलना, धीरे धीरे उसको हर बार फिर बनाना, टूट गया फिर बनाओ, ये करो, मैंने हमेशा वो बनाने का सिलसिला चलता रहा। तो वो समझिए शुरुआत थी। और रही बात पद्मश्री की, तो उसके लिए उसके बारे में फिर से मैं बताऊंगा एक बार और आपको, क्योंकि आपके सवाल का जवाब तो यहाँ तक हो गया। हाँ। लेकिन पद्मश्री में आपका क्या रोल रहा, मेरा रंग का क्या रोल रहा, उसके बारे में मैं और विस्तृत तरीके से बताऊंगा। बीच में 2010 से मैंने जेल में शुरू किया ट्रेनिंग देना। तो वो धीरे धीरे करके कि चलो एक लड़का सीख गया, दूसरा सीख गया, तीसरा सीख गया। तो उसमें नक्सली भी थे, सामान्य बंदी भी थे। शुरुआत में तो 4-5 साल तक सिर्फ नक्सलियों का क्लास चल रहा था। फिर बाद में दूसरे लड़के ज्वाइन करना शुरू किए जो दूसरे क्राइम में हैं। अब क्राइम में है या क्या है, वन टाइम क्राइम है, वो इत्तेफाक से हो गया और प्रोफेशनल तो है नहीं, खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वो इतनी तन्मयता से सीखते हैं और मेरे ख्याल से जेल से अच्छा ट्रेनिंग सेंटर तो हो नहीं सकता जहां हम जो चाहें प्लांट कर सकते हैं। अब वो शासन की जिम्मेदारी है कि वहाँ अच्छे काउंसलर बिठाएं और उनको सिखाना शुरू करें, तो बाहर निकलते ही उसको एक सैलरी शुरू हो जाएगी। जैसे मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मैं किसी फर्नीचर दुकान में खड़ा हो गया तो जीने खाने लायक पैसा, और दूसरे महीने के बाद वो मालिक मजबूर हो जाएगा कि मुझको और पैसा दे। तो उस पैटर्न में लड़के गए भी, कोई बेंगलोर गया, कोई उत्तराखंड गया, कोई दिल्ली आया, कोई चेन्नई गया, कोई भुवनेश्वर गया, लेकिन बहुत खुशी से कि चलो इतना पावर आपने हमको दे दिया है कि हम वेल सेटल हो सकते हैं। अच्छा, एक जगह मैंने कहीं सुना आपको कहते हुए कि आप कई अपराधियों को घर में भी रखे, कैदियों को, अपराधी नहीं कहेंगे, कैदियों को घर में भी रखे। तो क्या आपको डर नहीं लगा उस समय कि ये लोग तो भाई ऐसे अपराध करके आए हैं, कहीं मेरे पे ही तो नहीं किसी तरह का आक्रमण कर दें? ये सवाल मेरी पत्नी से पूछना था अच्छा। तो हाँ, वो बहुत अच्छे से बताती। हाँ, देखिए, एक चीज़ है, गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की मूल परंपरा रही है, वो आज भी जारी है और आगे सदियों तक रहेगी। यूं ही नहीं कहते कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, बन जाएगा, ये होगा वो होगा। वो था, है और रहेगा हमेशा से।
उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव हैं। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 10 कदम दूर अपना चप्पल उतारते हैं, उसके बाद फिर पैर छूते हैं। अभी सिरोमनी में बात चल रही थी ना कि नंगे पैर आ गया, कि वो मंत्री ने उधर देखा। तो जब ये ट्रेडिशन ही है हमारा गुरु शिष्य परंपरा का, और सामने खड़ी राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, तो मैं कैसे चला जाऊं उसके सामने तक। जब मैं एक मामूली आदमी, मेरा एक स्टूडेंट मेरे सामने खड़ा नहीं होता चप्पल पहन के, तो मैं राष्ट्रपति के सामने कैसे खड़ा हो जाऊं। तो मेरे बच्चों ने मुझे ये सिखाया, मेरे स्टूडेंट्स ने ये सिखाया कि ये सम्मान का एक तरीका है कि हम आपके सामने चप्पल पहन के नहीं खड़े होंगे, हम 10 कदम दूर उतारेंगे, उसके बाद फिर आपके पैर छुएंगे। फिर चाहे वो मेरे ही जूते पहन ले, कोई मैटर नहीं करता। रही बात इस एक सब्जेक्ट की, दूसरा ये है कि डर की बात। तो डर कैसा, अपने शिष्यों से अगर डरने लगा गुरु तो फिर तो हो गया कबाड़, है ना। लेकिन आपके शिष्य सामान्य नहीं थे ना, स्पेशल शिष्य थे, देखिए, तो इसलिए ये सवाल बनता है। बच्चे कितने भी बदमाश हों, उनके गार्जियन से पूछोगे तो बोले थोड़ा नाटी है। तो मैं भी वही कह देता हूँ कि हाँ थोड़ा था, थोड़ा बदमाश था। कि पूछ लिया कि हाँ बेटा कितना मर्डर था, तो 17 18। अब एग्जैक्ट बताओ ना भाई, नहीं 18 तो होगा ही होगा। तो ठीक है, माफ़ किया मैंने कि हाँ छोड़ो, वो अब तुम भी भूल जाना, मैं भी भूल जाऊंगा कि जो जितना क्राइम हुआ तुम्हारे हाथ से वो अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं हुआ। कि भाई मैंने चाकू अड़ाया और सामने वाले की जेब से 10,000 रुपये छीन लिया और उसका ड्रग्स पीने लगा या ये करने लगा, ऐसा तो मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने किसी को लूटा हो। ऐसा कोई भी नहीं। कि आर्थिक जो कुचक्र है उससे ऊपर उठ के हैं, तो वो पहले से ही उनकी मानसिकता इतनी शानदार है, बस उसमें थोड़ा सा धूल था, उसको हटा दिया मैंने। बहुत सुंदर। तो बीच में आप बता रहे थे कि जब आपको अवार्ड दिया जा रहा था तो चप्पल पहन के नहीं गए थे, और ये कई जगह न्यूज़ में भी है कि सब लोग सब देख रहे थे और अमित शाह जी ज़मीन की तरफ देख रहे थे जिधर से मांडवी जी गुजर रहे थे, तो उनका ध्यान पाँव पे था कि आप बिना चप्पल के थे। तो आपने बताया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वो आदर भाव में उस तरह है कि हम उनके सामने जा रहे हैं राष्ट्रपति के, तो फिर विदाउट चप्पल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत सुंदर से संक्षेप में दे रहे हैं। सवाल एक ये उठता है कि कहाँ से ये बात दिमाग में आई कि इनके लिए काम करना चाहिए, कि कैदियों को सुधारने के लिए, मतलब ये हाँ, एक अलग तरह का। 2010 में मैं कलेक्टर से मिलने गया था, निर्मल खाखा साहब IAS, और उन्होंने बताया मुझको कि जेल में बंदी हैं और चाहो तो उनकी ट्रेनिंग शुरू करो। और जब मैं देखा कि उस ट्रेनिंग के अलावा उनके लिए इंटरटेनमेंट का और कोई साधन नहीं, पहली बात तो वो ट्रेनिंग नहीं था, उनका टाइम पास का जरिया था, और वो टाइम पास कब उन लोगों को ट्रेंड कर गया उनको भी पता नहीं चला। कि यही खासियत है कि जो बैठा है वो एक दिन तो कह देता है कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, फिर उसको मैं तीसरे दिन बुला लेता हूँ कि तेरे बस में क्या है वो मैं जानता हूँ, तो चुपचाप बैठना, काम थोड़ी करवा रहे हैं। अब वो खुद कितनी देर बैठेगा, उसको कुछ ना कुछ काम होना है, क्योंकि बाकी के लोग काम कर रहे हैं, तो उसको कोई ना कोई काम होना है। तो वो कभी ये छू लेगा, कभी वो छू लेगा, वो छूते छूते कब वो खुद ट्रेंड हो जाता है उसको पता नहीं चलता। तो ये उसको ज़बरदस्ती अगर बिठा लूँगा तो वो बाउंस हो जाएगा, चला जाएगा उठ के वहाँ से। जिस तरह आपने सिखाना शुरू किया और बड़ा धीरे धीरे वो कला आपका महीन होता चला गया, आपने बाइबिल, वंदे मातरम, ये सारा हो किया। तो वंदे मातरम लिखने का किसी एक, आपने एक 40 फीट ऊंचा और 22 फुट चौड़ा कुछ इस तरह का, उस पर आपने वंदे मातरम पूरा लिखा हुआ है, तो वो किस तरह लिखते हैं आप लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? वो जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है उसको हमने छोटा छोटा बनाते हैं, छोटे छोटे अक्षर होते हैं जिसको यू फ्रेम एक होता है जिसमें ब्लेड लगा होता है, उसमें काटते हैं छोटे छोटे अक्षरों को। तो मुझको ये लगा कि अक्षर अगर बड़े होंगे तो कोशिश करके देखते हैं, तो 1 फुट में वो फ्रेम घूमता है। तो अगर क लिखा हुआ है, उसके नीचे एक मात्रा है, इधर साइड में मात्रा है, ऊपर में अगर सीधा है, तो वो सबको अलग अलग पार्ट में काटा गया कि एक पोर्शन ऐसा रहेगा, एक पोर्शन ऐसा रहेगा। उसको पहले डिज़ाइन कर लिया हम लोग, और उसको एक मेगा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में
उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और लकड़ियाँ भी उतनी खरीदनी पड़ी। लड़कों को तैयार किया मैं, 9 लड़के थे उस समय जेल के अंदर ही, नक्सली और मिक्स थे उसमें। तो उन लोगों ने कहा ठीक है हम करते हैं, और मैं बोला मैं कोशिश करूँगा कि इसकी फ़ोटोग्राफी करा लें और ये कोई रिकॉर्ड में आ जाए। तो वो लगातार चली कोशिश हम लोगों की, 2-3 घंटे जो भी टाइम रहता था वो उतने टाइम में वो बनाते थे हम लोग लगातार, और एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ के देखते थे कि हाँ ये अक्षर इतना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा होगा, और कितना बड़ा करना है वो फिक्स था। 22 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 15 लाइन लिखे हुए हैं, 2 अंतरे 15 लाइन। उसको जब डिस्प्ले करने की बारी आई तो एक तो काट के पूरा सब कार्टून में रखा हमने, पॉलिश किया, सब कुछ किया, कार्टून में रखा। तो बोले कारपेट इतना बड़ा कैसे लाएं, वो भी जेल के अंदर। तो धुला हुआ कंबल बिछाए एक जगह में, तो 40 टन कंबल उसमें लगा, 8-4 का 40 कंबल बिछाए, और उसमें पूरा पाइपिंग बना के, वो एक एक अक्षर को रखने में बड़ा समय लगता है, और वो सीधे होने चाहिए कि एक लड़का इधर एक लड़का इधर धागा पकड़ के है, उसमें मैं पूरे लेटर्स जमा रहा हूँ या और लोग लेटर जमा रहे हैं, उसमें सब नंबर लिखना था पूरा, तो पूरे लेटर्स जमाए। उसके बाद फिर उसकी फ़ोटोग्राफी ड्रोन से किए। और अच्छा ये था कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक हमारे मित्र हैं नंदू राठी जी, वो कांकेर उनको बुलवा लिए थे। अच्छा। और उन्होंने देखा और पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाया और भेजा। 3 दिन के अंदर 18 जनवरी 2018, 18/1/2018, उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। तो राष्ट्रगीत को तो उधर नहीं कर सकता मैं, लेकिन याद रखने के लिए कि हाँ चलो बेटी के जन्मदिन के दिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स भेजा वो 3 दिन के अंदर अंदर ओके हो गया कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज किया जाता है। तो हमारे यहाँ जेल के गेट में लिखा हुआ है, जेलर ने उसको लिखवाया बाकायदा कि जेलों के इतिहास में पहला जेल है कांकेर जिसका अपना विश्व रिकॉर्ड है। पहली बात, दुनिया में इतने सारे राष्ट्रगीत हैं, उसमें एक वंदे मातरम, भारत का जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और बनाने वाले कौन लोग हैं? जेल के अंदर बैठे हुए आदिवासी बंदी, जिसमें नक्सली भी हैं, एक्स्ट्रा लोग भी हैं। तो मुझे लगा था कि ये बहुत बहुत बड़े गौरव की बात होगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आना था वो नहीं आ पाया। तो थोड़ा उस पे सा चर्चा नहीं हुई। उस मैंने गौरव की चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया गया। एक हमने कहीं बातचीत करते हुए सुना कि आप किसी को गिफ्ट कर रहे थे, वंदे मातरम लिखा हुआ, वो बैठ के वंदे मातरम को ले रहे थे, कुछ इस तरह का आपने किया था, उसका छोटा सा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस बारे में चर्चा करना भी ठीक नहीं है। क्या है, देखिए राष्ट्रगीत है, उसका कितना सम्मान होना चाहिए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसके बारे में अलग से धाराएं हैं बाकायदा। तो वैसा अब किया किसी ने, तो वो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन हाँ, जितने मंत्री मिनिस्टर्स हैं या जो टीचर भी है, उसको अगर वंदे मातरम दिया जाना है तो वो उतने ही सम्मान से लेते हैं कि हाँ भाई ये सम्मान। अब किसी को समझ में नहीं आता तो क्या कर सकता हूँ मैं उसमें। बिल्कुल। आपने बाइबिल भी लिखा कास्ट पे, तो क्या बाइबिल पे भी आपको किसी ने कुछ इस तरह उस पर बातचीत की, कहीं उसको रिकॉर्ड में बनाने की कोशिश की? वो एक्चुअल में था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। अब उस समय एक दिमाग में फितूर रहता है ना, एक 2006 में स्टेट अवार्ड हो गया था, साथ में मैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। तो उसके बाद फिर ये लगा, एक तो मधुशाला बनाया, उसके बाद फिर वो बाइबिल का प्रोजेक्ट चल रहा था कि इसको गिनीज बुक में डालेंगे, कहीं अच्छी खासी रकम में इसका ऑक्शन करेंगे। और मैंने एक ड्रीम था कि एक बड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि है चलो बाइबिल की कीमत मिल सकती है, ऐसा मुझको अनुमान था कि इसकी कीमत मिल जाएगी मुझको। लेकिन वो कंप्लीट होते 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 सारा पैसा ख़त्म हुआ, बैंक से लोन लेना पड़ा। तो वो भी बड़ा, उसमें जो लकड़ियाँ लग रही थी उसके लिए खर्च करनी पड़ी। लकड़ियाँ, वेनियर सीट,
जो बच्चे काम कर रहे थे उनका रहना खाना पीना उनका उनका पूरा खर्चा, वो तो स्टूडेंट है ना, उनको तो लगेगा ये सब चीज़। तो उसके बाद फिर वो लोन लेना पड़ा। उसका जब वापस लौटाना था मंथली, तो वो तो आनंद ही आ गया हमको। वो कितने बड़े उस पे लिखा जाता था? 3 फुट बाई 2 फीट का एक पेज है, और उस बॉर्डर के कारण उस पेज की मोटाई 1 इंच है। तो वो लगभग पेजेस अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो 32 फीट हाइट उसकी आती है। मैंने उसको कैरी करने के लिए ट्रक चाहिए एक पूरा। और वो बाइबल अभी साइड का खोल दिए हैं, वो अभी भी मेरे ही पास है, मैंने ही रखा हुआ है उसको अपने पास। तो कभी कोई आते हैं तो उनको दिखाते हैं हम कि हाँ ये बाइबल है। उसके कुछ पेजेस यूएस में हैं, कुछ बॉम्बे में हैं, कुछ और अलग अलग कंट्रीज़ में है। कुछ पेज मैंने 20-25 पेज दूसरे दूसरे देशों में हैं, बाकी का पूरा बाइबल मेरे पास है। उसको पूरा जिस दिन 2010 में जेल गया मैं, तो उस दिन एक चीज़ समझ में आया कि इन बेवकूफ़ियों में मैं अपना समय बिता रहा हूँ, कि मुझको पैसा चाहिए, मुझको ये चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, क्या ही करूँगा इन चीज़ों का। जो लड़के यहाँ जेल में बैठे हैं इनको क्या चाहिए? इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ मैं चाहिए। तो अपना पूरा सब कुछ मैंने वहाँ झोंक दिया, कि वही लगा कि इसमें इतना खर्च करने के बजाय मैंने अगर इन कामों में किया होता, कि जेल से निकलने के बाद किसी को रिहेबिट करना है उसके लिए पूरा खर्च मैं किया होता, या तो बात पिक्चर कुछ और होती। लेकिन अभी भी चलिए ठीक है, जेल के अंदर जितनी ट्रेनिंग में जितना खर्च होता है, जो भी लगता है मटेरियल, स्टेट गवर्नमेंट का एक रेट है कि किसी बच्चे को अगर आप 3 महीने के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए 10,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मैंने 10 रुपये नहीं लिए हैं पिछले 13 साल में। ठीक, तो वो ठीक है, वो मेरा अपना मामला है कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं नहीं लेना चाहता। नहीं तो लेना होता तो एक प्रोजेक्ट बना के और इधर उधर ऐसा वैसा करके वो लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मना भी नहीं किया, मैंने मांगा नहीं, उन्होंने मना किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं मांगा कभी, की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझको लगा कि मैं अपने आप को हर बार थोड़ा तौल के तो देख लूँ, मैं अपने आप को तौल के तो देख लूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। कि आदिवासी लोग मर रहे हैं या उनकी स्थिति ख़राब है, उसमें मैं कहाँ टिकता हूँ, या टिक पाता भी हूँ या नहीं। तो अपने आप को तौलने के चक्कर में वो 13 साल खिंचा गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अजय जी 400 कैदियों का जीवन सुधारे हैं, और ये बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा मुझे लगता है शुरू में, कि कैसे बातचीत उनसे शुरू की जाए, क्या कह के मैं इंट्रोड्यूस करूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ, कैसे सिखाऊंगा। तो ये बड़ा मुश्किल भरा रहा होगा। तो मैं आपसे चाहती हूं कि आपके 400 स्टूडेंट हैं एक तरह से, अब तो देखा जाए तो, उनमें से सबसे कुछ स्पेशल किसी के साथ आपकी स्टोरी रही हो कि हम सिखाने गए और उसने ये कहा, वो हमसे शेयर करें। हर एक स्टूडेंट स्पेशल एक काउंसलिंग, मैंने उसके दिमाग में कौन सा चीज़ मैंने डाला है वो मैं बता सकता हूँ। और आप मुझको छोड़ के आप किसी भी स्टूडेंट से मिलिए, किसी भी इंटीरियर गांव में, आप आधे घंटे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि इसकी झलक दिख रही है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अजय मंडावी है, चाहे उसके कोऑपरेट करने में हो, या उसके बात करने के स्टाइल में हो, या जहाँ कहीं भी हो, वो आप हल्के से ऑब्जर्व करेंगे, आपको दिखाई दे जाएगा। तो वो बड़ा खूबसूरत पार्ट रहता है कि मैं 400 बच्चों में ज़िंदा हूँ, या इतने सारे लोगों में। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप 400 बच्चों में ज़िंदा हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, आप मेरा रंग को कैसे जानते हैं? यस, यही मैं शुरू में बताना चाह रहा था। वो तो क्योंकि ये जो पद्मश्री है, इसकी नींव का पहला पत्थर मेरा रंग ने रखा था। अरे बहुत शुक्रिया। ठीक, मैंने एक इमारत जैसा है ना, एक आदमी को पद्मश्री मिल गया, उसने इतने साल मेहनत की, इतना ऐसा किया, उतना। तो मैं आज भी जो अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं ना, उसमें बता दूंगा कि मैंने कौन सा अक्षर किससे सीखा है, या किससे इंस्पायर होके वो उस स्टाइल में मैं लिखता हूँ, या कर्सिव लिखता हूँ, या क्या लिखता हूँ। तो ये तो पद्मश्री है, इतनी बड़ी चीज़ है। उसका पहला पत्थर भी याद है, दूसरा पत्थर भी याद है, उसके सारे पत्थर, सारे कंगूरे याद हैं मुझको। एक इंटरव्यू किया था आपने, आप दिल्ली में थी, एक
रायपुर में थी और मैं कांकेर में था। मैं आप दोनों को नहीं जानता था कि कौन दिल्ली में बैठी, कौन कांकेर में, कौन रायपुर में बैठी। मैं वहाँ से 150 किलोमीटर दूर कांकेर में था। विभास झा हमारे पुराने मित्र हैं, उनसे हमेशा बातचीत होते रहती थी। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी पत्रकार हैं, लेखिका हैं, आपके हस्बैंड के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं बोला हाँ 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 ठीक है, वो एक इंटरव्यू करेंगे। हाँ, मैं बोला अब सही बात बोले, इंटरव्यू करेंगे। मैंने उतनी बात समझ में, कौन है क्या है मुझे नहीं जानना है ये सब। आप नंबर दे दीजिए, वो बात करेंगे, मुझको कैसे बैठना है वो बता देंगे, जितना इंटरव्यू होगा वो मैं कर लूँगा। 9 अगस्त की बात थी। तो दिल्ली में आप बैठी थी और एक बार उनकी तरफ कैमरा कीजिए। सवाल ले लूंगी। हाँ, उनसे सवाल ले रायपुर में वो बैठी हुई थी। वो इंटरव्यू चला बहुत लंबा, 58 मिनट तक दुनिया जहान की बातें होती रहीं। आई गई बात ख़त्म हो गई। अब मैंने उसको, आपने जब भेजा तब शायद मैंने देखा कि मेरा रंग में मैंने क्या कहा था, उसको 1-2 लाइन देख के उसको पैक कर दिया। मैं रख दो, ठीक है, हो गया इंटरव्यू, आई गई बात ख़त्म हो गई, मोबाइल नहीं छूना है, जाने दो उसको। तो वो मेरी गलती है ना, आई एम सॉरी। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। महीने भर बाद करीब एक फ़ोन आया, तो उसमें स्मिता जी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कांकेर आके आपसे मिलना चाहती हूँ करके। तो मैं बोला ठीक है, आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब आएंगे? तो मैं बोला कल आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, कल आ जाइए। वो कल कई महीने तक नहीं आया। अच्छा, मैं वापस कॉल बैक करके क्यों पूछूं कि आप बोले थे, आप क्यों नहीं आए? ठीक है, मैंने नहीं पूछा, आई गई बात ख़त्म हो गई। लक्ष्मी पूजा के दिन फिर से एक कॉल आया कि हम माकड़ी में हैं और आप समय देंगे, बड़ा औपचारिक तरीके से। बोला यार ये समय क्या होता है, आ जाइए 2 मिनट मिल लीजिए। मुलाकात हो गई इनसे। तो इनका आना हुआ घर तक। 3 बजे करीब पहुँचे थे, जगदलपुर जाना था उनको, 150 किलोमीटर और आगे। तो 3 बजे से वो थोड़ी बात करते करते, क्योंकि मैं सुन रहा था, मैं बड़ा अच्छा श्रोता हूँ, मैं इनकी बात सुन रहा था और वो बता रही थी कुछ। अच्छा, फिर आगे बता रहे थे, अच्छा फिर आगे 6 बज गए। फिर इन्होंने इनको डिनर कराया, मैं फिर बोला कि रात है मत जाओ, तो वो रात को रुक गए। दूसरे दिन सुबह, अब ठीक है सुबह उठ के 8 बजे चले जाएंगे, तो वो जाने का सिलसिला 1 बजे शुरू हुआ इनका। नाश्ता भी हो गया, लंच भी हो गया, वो सारा चीज़। जा ही नहीं है। गए। बड़ा अच्छा बॉन्डिंग बनता है कि जो घर में आके बैठा है, अगर उसको शांति महसूस हो रहा है तो फिर उसको बैठने दो, क्योंकि वो हमारे लिए अतिथि देवो भव, माने पूरे परिवार के लिए। तो दूसरे दिन गई, तीसरे चौथे दिन फिर कॉल आया कि 6 बजे हम वापस लौट रहे हैं। तो बोला वापस कहीं खाना मत खाना, हमारे साथ खाना खाना। वो वापस आके फिर रुके रात भर। दूसरे दिन भी वही सिलसिला रहा कि 11-12 बजे इनका जाना हुआ। फिर मैंने कह दिया था कि जब भी आपको बोर लगे आप निसंकोच आ जाइए। तो इनका आना जाना शुरू हो गया। हमारे परिवार को भी अच्छा लगने लगा कि चलो कोई बैंक मैनेजर है, कोई ब्रिलियंट है, वो आ रही है घर में, वो अपने से हर चीज़ सजेस्ट कर दे रही है और व्यवहार कुशल है, बहुत अच्छे हैं। वो सिलसिला चलने लगा। इनको ये लगा कि यार जब मुझसे बात करती थी तो मैं कई बार बताता था कि हाँ वो फिनलैंड में ऐसा हुआ था। अच्छा, बोले ये फिनलैंड में क्या हुआ था? मैंने हर बार, आज भी हर बार उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, अभी वो मुझको बामुश्किल 20% जानती हैं। वो भी बहुत कह दिया मैंने कि पूरा सर्टिफिकेट सब कुछ कंपाइल करना। फिर इनको लगा कि नहीं, इनको पद्मश्री के लिए फॉर्म भर देते हैं। मैं शुरू में बोल रहा था छोड़ो जाने दो, मैं इन सब चीज़ों के लिए काम करता ही नहीं हूँ, मुझको कोई डिग्निटी नहीं चाहिए। आपको पसंद आ रहा है काम, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो नहीं मैं भर दूंगी, मैं नहीं, सारा तो पद्मश्री के लिए जब फार्म भरने वाला सवाल है वो मैं इनसे पूछती हूँ। हाँ है ना कि हाँ क्यों भरा हूँ मेरा रंग से मैंने कहा था इंटरव्यू करने को, और इंटरव्यू करने के बाद ये सिलसिला बन गया कि दोस्ती हो गई। तो कब लगा तुम्हें, आप स्मिता हैं मेरी दोस्त, और मंडावी जी के लिए जो अभी पद्मश्री मिला है उसके लिए आपने काम किया हुआ, आप ही ने फार्म भरा था। तो मैं जानना चाहूँगी कि इनकी डिटेल सब जानते हैं, बहुत बार इन्होंने मेरे रंग पे लाइव किया हुआ है। तो मैं बस सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या क्या काम देखा, कैसे मंडावी जी को समझी
कि इनको लगा कि इन्हें तो जो है पद्मश्री के लिए फार्म भर देना चाहिए, और फार्म का कैसे पता चला कि कहाँ से क्या क्या करना है, ये डिटेल? जैसे कि शालिनी मंडावी जी ने अभी बताया कि दिवाली के दिन आई थी मैं मिलने के लिए पहली बार। ऐसे तो मेरा रंग के माध्यम से हमारी एक अनौपचारिक जो है संवाद हो चुका था। फिर मैं दिवाली के समय जब इनसे मिलने गई, इनके पूरे परिवार से मिली, तो बहुत अच्छा लगा, एक हॉलीडे जैसा था। तो उसी दिन मैंने एक इच्छा जाहिर की कि हम क्यों ना इनके काम को लेकर, इनके आर्ट को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। तो मैंने मंडावी जी से बात की कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ, तो इसमें हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो एक वीडियो कैमरा और सब अपनी माइक वगैरह लेकर आएंगे। तो मंडावी जी ने उसी समय मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि मेरे ऊपर तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन गई है, तो अगर तुम्हें लगता है कि कोई मेरे काम को कुछ प्रोजेक्ट करना है, बताना है लोगों को, तो सबसे पहले आप मेरे स्टूडेंट से बात करिए कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कि मैं अगर 400 जो है स्टूडेंट्स हैं मेरे, और मैंने उनकी जो ज़िंदगी में अगर बड़ा बदलाव किया है, तो आप ये बात उन्हीं से पूछिए, मेरे कहने से नहीं। तो मुझे बात बड़ी मतलब बहुत फैसिनेट की मुझे बात, कि नहीं तो मैं किसी से बोल रही हूँ कि मुझे आपके ऊपर में डॉक्यूमेंट्री बनानी है और वो मुझे मना कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं मुझसे क्या बात करनी है, जाओ स्टूडेंट से करो, तो ठीक है। तो देखिए, एक व्यक्ति का जीवन बदलने में बरसों लग जाता है, और 400 अगर स्टूडेंट है, मैं तो अभी सिर्फ 15 लोगों से 20 लोगों से मेरी बातचीत हुई है, डायरेक्ट जो इंटरेक्शन हुआ है। तो फिर मैंने जब इनके वर्क को देखना शुरू किया, फिर मैं ऐसा करने लगी। फिर जैसे मंडावी जी बोलते हैं ना कि मैं जेल गया, मैंने पूरी प्रोफाइल अपनी बंद कर दी। तो मैं जिस दिन से मंडावी जी से मिली, मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल बंद कर दी, कहीं भी आना जाना छोड़। मैं सिर्फ कांकेर जाती थी अपनी हर छुट्टियों में, और हर छुट्टियों में मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्या सर्टिफिकेट है, क्या है। तो बातचीत से फिर मुझे ऐसा लगा कि इनका जो प्रोफाइल है, इनको तो 11 साल पहले ही स्टेट या एक नेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाना था। तो फिर हमने पता करना शुरू किया कि उसका प्रोसेस क्या है। फिर पता चला कि ये ऑनलाइन होता है। तो फिर मैंने ऑनलाइन में जब देखा कि देखिए, गवर्नमेंट में अगर हम किसी चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये काम किया है, तो हमको पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना पड़ता है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के लिए ना तो मंडावी जी के अलमारी में कोई जगह थी, ना तो घर में कोई जगह थी। मैं बहुत मुश्किल हुआ, मैं कहीं से कभी अलमारी में खोजती थी, कभी उनके घर में खोजती थी, कभी उनके स्टूडेंट्स के पास में खोजती थी। तो धीरे धीरे मैंने रिकवर करना शुरू किया सर्टिफिकेट्स को, उनके रिकॉर्ड्स को। हमको लगा कि मंडावी जी जो काम करना था वो तो कर चुके और कर ही रहे हैं। अभी एक अपने हिस्से का एक छोटा काम है, जिसकी शुरुआत ऑफ कोर्स शालिनी जी ने की, और उसके बाद मैंने की। तो ठीक है, हम लोग का तो बड़ा बहुत कम योगदान है, छोटा रोल है। एक जो बड़ा काम है मंडावी जी तो कर ही रहे हैं। स्मिता ने बहुत सुंदर बताया कि किस तरह उन्होंने आपकी प्रोफाइल तैयार की और पद्मश्री के लिए भेजा। तो ये बहुत सुंदर काम किया स्मिता ने। आपने बहुत सारे बच्चों को, जैसा कि अभी नंबर भी वो है कि 400 बच्चों को इतना सारा कुछ सिखाया, वंदे मातरम लिख दिया एक काठ पे, लकड़ी पे, बाइबल लिख दिया। ये कितना अनोखा काम है। अब आगे कुछ कुछ आपका प्लान बन रहा है उन बच्चों को लेके, तो वो मेरा रंग से शेयर करें प्लीज़। मैं इस बार पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और पहली बात तो मेरा रंग में ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उतने अच्छे दोस्ती मिलवा दिया। माने देखिए, ईश्वर जब चाहता है तभी कोई किसी से मिल पाता है, और कोई किसी के लिए किस हद तक कर सकता है वो थोड़ा सा हमें बता गई। तो ईश्वर ने किसी को भेजा, आपसे मिलाया, और इतना बड़ा अचीवमेंट हाथ आया। आप सब आपने उसे याद रखा, ये बड़ी सब बात है। आप लोगों के लिए, ये सब आप लोगों के लिए है कि चलिए मैं अब मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। अभी हमने एक बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें पौधे लगाने का है। और स्कूल एक है उर्गा में, आर्यन पब्लिक स्कूल, उस जगह पे कोरबा के पास में, वहाँ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि हर एक बच्चे के नाम पे एक पौधा लगाया जाए। वो
बने, बड़ा वृक्ष बने, इस टाइप का पौधा। तो उसमें चंदन के पौधे हैं, बांस है, आम है और सागौन है, इस टाइप के पौधे हैं सब। आज जिन बच्चे के नाम से पौधा लगाया जाएगा वही बच्चा उसकी देख रेख करेगा। वही बच्चा, उसमें उस पौधे में टैग लगा हुआ है जिसमें गार्जियन बच्चे का नाम है और स्पॉन्सर उसकी टीचर या जो भी उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो स्पॉन्सर का मतलब ये है कि उस बच्चे को उस पौधे की रक्षा के लिए हर महीने 10 रुपए दिए जा रहे हैं। तो वो पैसा देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो मुझको ये लगता है कि छोटा बच्चा है, बॉटल में जो पानी लाएगा उसमें से आधा पानी बचा के वो अपने पौधे में डालेगा, क्योंकि उसका टैग लगा हुआ है। तो एक जो रिलेशन उस पौधे के साथ डेवलप होगा, उसके बाल मन में जो छवि बनेगी कि आज एक पत्ता निकल रहा है, कल 2 पत्ता निकल रहा है, परसों वो मेरी हाइट से बड़ा हो गया पौधा, वो कितना सुखद क्षण होगा उसके लिए और वो पूरे जीवन के लिए। एक बार मैं यही कहता हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ भी कि एक बार थोड़ा सा टर्न दे दो, फिर उसकी स्पीड देख लो आप। और ये बड़ी सहजता से बच्चे खुशी खुशी करेंगे। और जानते हैं, और यही होगा कि जैसे मान लीजिए 50 बच्चे अगर हैं और 50 पेड़ लगा हुआ है, तो सारे बच्चे ये सोचेंगे कि इससे हरा मेरा पेड़ होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो पानी देने के लिए बड़े टाइम से पहुंच जाएंगे, पानी, खाद, हर चीज़। और वो बहुत खुश हो के अपने गार्जियन से वो चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे कि स्कूल में मेरा पौधा है, आप अगर स्कूल आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए तो मेरे पौधे तक भी जाइए। तो वो जो रिलेशन डेवलप होगा वो कम से कम अभी के जनरेशन के बच्चों में तो मैं देखता नहीं हूँ कि कोई बच्चा पौधा लगा रहा है या और कोई कुछ कर रहा है। गार्जियन ने लगा दिया, अलग मैटर है। तो वो एक बॉन्ड शुरू होगा उनके साथ। 3 साल तक हम उस बच्चे को पैसा देंगे, माने वो 10 रुपये देने का सिलसिला हर महीने 3 साल तक चलेगा। मतलब उस बच्चे के हाथ में एक पौधे को पालने की कीमत 360 रुपये जाएगी। अगर बांस का पौधा है तो चौथे साल में वो काटने लायक हो जाता है। अगर और एक निकलता नहीं है उसमें तो 10, 20, 25, 50 उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम 20 भी मान लें, उसमें बैम्बू अगर बड़ा हो गया, 20 पौधे भी बड़े हो, 20 डंडी निकल आए, एक पौधे में 20 डंडियाँ निकल आई, 20 बांस निकल आए, तो उसकी कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये हो गई। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उससे कहीं ज़्यादा कीमत होती है। अगर 8 हज़ार रुपये भी उस पौधे के मिले तो 4 हज़ार रुपये हम उस बच्चे को देंगे। 4 हज़ार रुपये में से 2 हज़ार रुपया स्कूल प्रबंधन और 2 हज़ार रुपया उस टीचर को जिसने वो स्पॉन्सर किया था। तो टीचर ने लगाए थे 360 रुपये, 4 साल में उसके हाथ में उसके 2 हज़ार रुपये आ जाएंगे। स्कूल को वो 2 हज़ार रुपये मिल जाएगा ताकि वो दूसरे बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सके। हो सकता है उनमें से कई बच्चों के घर में जगह होगी कि वो 10 पौधे लगा सके, 20 पौधे लगा सके, 50 पौधे लगा सके, 100 पौधे लगा सके। अगर उसने 100 पौधे लगाए तो टीचर्स जाके उसको ऑब्जर्व करेंगे, 100 पौधे के एवज में उसका 1 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड चालू हो जाएगा। और ये एक उनकी परवरिश में शामिल हो जाएगा। और जो पेड़ लगाएगा, जो बच्चा जिस पेड़ को लगाएगा, उस पेड़ के साथ उसका एक रिश्ता डेवलप हो जाएगा जी, है ना। और वो सोचिए ना कितना सुंदर होगा कि वो बच्चा उसके साथ बच्चा बड़ा हो रहा है और साथ साथ पेड़ भी बड़ा हो रहा है। तो वो अन्य बच्चों को भी सिखाएगा कि देखो मैंने ऐसे किया था तो इतना बड़ा पेड़ हुआ, फिर उससे इतने पैसे मिले, फिर कैसे कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पैसा, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सुंदर बातचीत है। तो आगे का प्लान आपका इस तरह है, आप मेरा रंग के जो दोस्त देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? आपका बहुत सुंदर अनुभव रहा है। मेरा रंग के जितने भी दर्शक हैं उनको तो बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि पद्मश्री की शुरुआत वहीं से हुई थी, मेरा रंग से शुरू हुई थी। और कैसे पड़ाव आए और मैंने दम तोलने के चक्कर में उसने ये दे दिया मुझको। तो मैं तो आभारी हूँ आपका, मेरा रंग का, स्मिता का और मेरे तमाम स्टूडेंट। तो दोस्तों आप देख रहे थे अजय मंडावी जी हमारे साथ हैं और 400 लोगों का जीवन सुधार देना मतलब एकदम सलाम के लायक आपने काम किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मंडावी जी आपका, और बहुत शुक्रिया स्मिता का कि आपने मेरा रंग के लिए इंटरव्यू किया। और महत्वपूर्ण बात ये कि आपने पद्मश्री के लिए उनका फॉर्म भरा और यहाँ तक लेके आई हैं दिल्ली तक। तो मेरा रंग से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्मिता तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया।